Audio Jungle. हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें लेनिन के बारे में बता रहा हूं, लेनिन के विचारों से अवगत करा रहा हूं। और लेनिन के ऊपर मैंने अभी 2 पार्ट अपलोड किए हैं। पहला पार्ट है लेनिन का जीवन परिचय और राजनीतिक गतिविधियां, जिसके अंतर्गत मैंने रूस के क्रांति के बारे में भी अवगत कराया है। दूसरा पार्ट है लेनिन का मार्क्सवाद में किया गया संशोधन। कार्ल मार्क्स ने जो अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, लेनिन ने परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्स के विचारों में संशोधन किया है, जिसको हम लेनिनवाद, मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, या इसको हम मार्क्सवाद का रूसी संस्करण भी कहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत मैं आप लोगों को लेनिन के साम्राज्यवादी पूंजीवाद के बारे में विचारों से अवगत कराऊंगा कि लेनिन ने साम्राज्यवाद पूंजीवाद के संबंध में क्या विचार अभिव्यक्त किया है, या लेनिन ने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन का कहना है कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। इसका मैं विस्तार से विश्लेषण करूंगा और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, और इसको उदाहरण के सहित में भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी समझाऊंगा, और इसे मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी समझाऊंगा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था कैसे हो सकती है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं व्लादिमीर इलिच लेनिन के साम्राज्यवादी पूंजीवादी संबंधी विचार। साम्राज्यवाद पूंजीवादी संबंधी विचार। लेनिन को समझने के पहले या लेनिन को पढ़ने के पहले हमें मार्क्स को पढ़ना होता है। जब तक हम मार्क्स के विचारों से अवगत नहीं होते हैं, तब तक हमें लेनिन के विचारों को समझने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें पहले मार्क्स के विचारों से अवगत होना चाहिए, क्योंकि लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा में काफी संशोधन किए। इसी संशोधन को हम लेनिनवाद के नाम से जानते हैं। जैसा कि मार्क्स ने अपनी पुस्तकों में केवल पूंजीवाद तक ही विश्लेषण किया था, पूंजीवाद तक ही उसने विश्लेषण किया था, पूंजीवाद तक। जैसा कि मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद को जब हम पढ़ते हैं, तो पूंजीवाद कैसे विकसित होता है या पूंजी कैसे विकसित होती है, इसका विश्लेषण मार्क्स ने अपने पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने किया है कि पूंजी कैसे विकसित होती है। तो जैसा कि मार्क्स बताता है कि सर्वप्रथम आदिम साम्यवादी युग होता है, जिसमें सभी लोग समानतापूर्वक रहते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है, सभी लोग जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं और मिल बांट कर खा लेते हैं। लेकिन सभ्यता जैसे जैसे विकसित होती है, वैसे वैसे उनके अंदर चेतना पैदा होने लगती है और विभिन्न चीजों का आविष्कार होने लगता है। जैसे आग का आविष्कार हो जाता है, कृषि का आविष्कार हो जाता है, और कृषि का आविष्कार हो जाता है, लोग खेती करने लगते हैं। जब खेती करने लगते हैं, तभी हमारा समाज धनी और निर्धन वर्गों में बंटने लगता है। इसके पश्चात मार्क्स ने विश्लेषण किया है दास युग, जिसमें कि राजा और दास रहते हैं, स्वामी और दास का संबंध रहता है। जैसा कि मार्क्स कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो वर्ग संघर्ष का इतिहास क्यों रहा है? क्योंकि आदिम साम्यवादी युग के बाद जब अवस्था विकसित होती है या सभ्यता विकसित होती है, तो तब हम दास युग में आ जाते हैं। यानी कि एक तरफ राजा होता है, दूसरी तरफ दास होते हैं, यानी कि एक तरफ स्वामी होता है, दूसरी तरफ दास होते हैं। जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में जब कृषि होती थी, तो जिनके पास कृषि भूमि होती थी, वह स्वयं खेती नहीं करते थे। उसके लिए दासों की आवश्यकता होती थी, तो दासों को काम पर रखा जाता था। और फिर धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं होती हैं वह विकसित हो जाती हैं और सामंतवादी युग आ जाता है। तो मार्क्स ने तीसरे युग का विश्लेषण किया है, सामंती युग या सामंतवादी युग, जिसमें एक सामंत होते हैं, दूसरे तरफ कृषक होते हैं या भूमिहीन कृषक होते हैं। सामंतों और भूमिहीन कृषकों के मध्य संघर्ष चलता रहता है। फिर चौथी अवस्था आती है पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग या पूंजीपति युग की अवस्था आती है, जिसमें कि यही सामंत मिल फैक्ट्रियों के मालिक हो जाते हैं, मिल फैक्ट्री कारखानों के मालिक हो जाते हैं, और जो भूमिहीन कृषक होते हैं या छोटे कृषक होते हैं, वह इनकी मिल फैक्ट्रियों में मजदूर हो जाते हैं, श्रमिक हो जाते हैं। तो इस तरह से पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का संबंध स्थापित होता है
और फिर दोनों में वर्ग संघर्ष चलता है, क्रांति होती है, क्रांति के पश्चात साम्यवादी युग आता है, फिर सर्वहारा वर्ग की स्थापना होती है। तो इस तरह से मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का भौतिक आधारों पर, आर्थिक आधारों पर विश्लेषण किया है। और लेनिन ने, व्लादिमीर इलिच लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के विचारों में संशोधन किया गया है। जैसा कि मार्क्स ने केवल पूंजीवाद तक ही विश्लेषण किया था कि जब पूंजी विकसित होती है तो पूंजीवादी युग आता है और इसके विरुद्ध क्रांति होती है, और जब क्रांति हो जाती है तब क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग की स्थापना होती है, यानी कि शासन पर, राज्य पर किसका नियंत्रण स्थापित होता है? सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण स्थापित होता है। लेकिन लेनिन ने मार्क्सवाद के पूंजीवादी विचारधारा को इससे भी आगे बढ़ा दिया और पूंजीवाद से इसको साम्राज्यवाद तक ले जाता है। पूंजीवाद से इसको कहां ले जाता है? साम्राज्यवाद तक ले जाता है। जैसा कि मैंने बताया भी कि मार्क्स ने केवल पूंजीवाद तक ही विश्लेषण किया है, पूंजीवाद की अवस्था को उसने भांप नहीं पाया या सोच नहीं पाया या कल्पना नहीं कर पाया। लेकिन लेनिन ने पूंजीवाद से बढ़कर जो अंतिम स्टेज होती है साम्राज्यवाद तक इसका विश्लेषण करता है और पूंजीवाद को साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था मानता है। लेनिन कहता है कि पूंजी जब विकसित होती है तो यह साम्राज्यवाद का रूप ले लेती है, और साम्राज्यवाद क्या है? यही पूंजी का विनाश का कारण है। साम्राज्यवाद में पूंजीवादी तत्वों के विनाश के बीज विद्यमान हैं। तो इसीलिए लेनिन कहता है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। जैसा कि मार्क्स अपने सिद्धांतों में यह विश्लेषण करता है कि जब पूंजीवाद चरम पर होता है, तो जब चरम पर होता है तो इस पूंजीवादी अवस्था में दो ही वर्ग रह जाते हैं। एक वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग होता है श्रमिक वर्ग। और इसमें जो मध्यम वर्ग होता है, मार्क्स कहता है कि मध्यम वर्ग का लोप हो जाएगा, यानी कि जब पूंजीवाद अपने चरम पर होगा तो मध्यम वर्ग का अस्तित्व नहीं होगा। केवल समाज में, राज्य में दो ही वर्ग होंगे, एक पूंजीपति वर्ग होगा, दूसरा श्रमिक वर्ग होगा। और पूंजीपतियों के द्वारा जब श्रमिकों का शोषण किया जाएगा तो श्रमिक वर्ग संगठित होंगे पूरे। मार्क्स कहता है कि विश्व के मजदूरों संगठित हो जाओ और क्रांति कर दो। तो यह श्रमिक जो होंगे, इनके शोषण का शिकार होते होते तंग हो जाते हैं, अंततः यह संगठित हो जाते हैं और क्रांति करेंगे, और क्रांति करने के पश्चात यह पूरी पूंजी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो इस तरह से पूंजी के ऊपर सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा, और उत्पादन के समस्त साधनों पर और वितरण के साधनों पर श्रमिक वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा, या सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा, या वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। और इस तरह से फिर जब श्रमिक वर्ग के द्वारा पूंजी के ऊपर या उत्पादन के साधनों पर और वितरण के साधनों पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, तब साम्यवादी युग की स्थापना होगी। यही मार्क्सवाद की अंतिम अवस्था है। साम्यवादी युग की स्थापना होगी जिसमें सभी को अपने कार्य के अनुसार, सभी को अपनी क्षमता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह साम्यवादी अवस्था है। लेकिन मार्क्स ने जो विचार प्रस्तुत किया है या मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की, यह भविष्यवाणी तत्कालीन युग में असत्य साबित हुई। यह भविष्यवाणी तत्कालीन युग में असत्य साबित हुई। न तो कहीं क्रांति हुई, न तो कहीं श्रमिकों के द्वारा क्रांति होती है, न तो पूंजीवाद का अंत होता है, न तो साम्यवादी शासन स्थापित होता है, और न ही मध्यम वर्ग का लोप हो जाता है। मध्यम वर्ग का भी लोप नहीं होता है। तो मार्क्स की उस समय काफी आलोचना होने लगी थी। 1917 के आसपास 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में मार्क्स के विचारों की काफी आलोचना होने लगती है, और लेनिन मार्क्सवाद को आलोचना से बचाने के लिए उसमें संशोधन करता है। मार्क्स की आलोचना हो रही थी, तो लेनिन मार्क्स का अनुयायी था और मार्क्स का भक्त था। मार्क्स के विचारधारा को वह बहुत ही पसंद करता था। तो मार्क्सवाद को विभिन्न आक्षेपों से, विभिन्न आलोचनाओं से बचाने के लिए उसने मार्क्सवाद में कुछ संशोधन किया, और मार्क्सवाद का संशोधन करके उसने अपना संशोधित रूप प्रस्तुत किया, या हम यूं कह सकते हैं मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की, और पूंजीवादी प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद तक ले गया। मार्क्स ने केवल पूंजीवाद तक ही विचार दिया, लेकिन लेनिन ने साम्राज्यवाद तक विचार दिया और पूंजीवादी प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद तक ले जाता है।
लेनिन की एक पुस्तक है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। यह लेनिन की एक बुक है। इसी बुक में उसने विश्लेषण किया है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था कैसे है। इस पुस्तक में लेनिन ने कहा है कि वर्ग संघर्ष केवल इसलिए नहीं हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म दिया। लेनिन कहता है कि औपनिवेशिक जनता के संबंध पूंजीपति और श्रमिकों जैसे ही थे। लेनिन का कहना है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था जन्म ले लेती है तो साम्राज्यवाद की उत्पत्ति होती है, साम्राज्यवाद का विस्तार होता है, और साम्राज्यवाद के विस्तार के द्वारा उपनिवेश का जन्म होता है, उपनिवेशवाद का जन्म होता है। तो लेनिन का यहां कहना है कि जो साम्राज्यवाद के अंतर्गत उपनिवेश थे तो उपनिवेशी जनता के और साम्राज्यवादी ताकतों के संबंध बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि पूंजीपति और श्रमिकों के संबंध थे। यानी कि पूंजीपति का रूप क्या हो गया, साम्राज्यवाद हो गया, और श्रमिकों का रूप क्या हो गया, उपनिवेशवाद हो गया। जैसे कि 17वीं 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि विभिन्न देश, स्पेन है, डेनमार्क है, और ब्रिटेन है, फ्रांस है इत्यादि, पुर्तगाल है इत्यादि विभिन्न देश दूसरे देशों में जाते हैं और वहां उन देशों को अपने अधीन कर लेते हैं, अपना उपनिवेश बना लेते हैं। तो वह पूंजीपति हो जाते हैं, और जो उपनिवेश देश होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, श्रमिकों की जैसे होती है। और यह जो साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं इन उपनिवेशों का शोषण करने लगती हैं, शोषण करती रहती हैं। और जब उपनिवेशी जनता शोषण का शिकार होते होते तंग आ जाती है तब क्रांति कर देती है। जैसे कि भारत में क्रांति होती है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति होती है। तो यहां लेनिन यही कहता है कि मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत हम देखते हैं कि दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग होता है, दूसरा श्रमिक वर्ग होता है। और इसी तरह से साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि दो वर्ग जन्म ले लेते हैं, एक साम्राज्यवादी ताकतें यानी कि साम्राज्यवादी ताकतें ले लेती हैं, और दूसरा ले लेती है उपनिवेशी जनता, उपनिवेशी देश ले लेते हैं, दूसरा उपनिवेशी देश ले लेते हैं। यह साम्राज्यवादी ताकतें उपनिवेशी देशों का शोषण करने लगते हैं, जो उपनिवेश देश होते हैं उनका शोषण करने लगते हैं। जैसे ब्रिटेन ने 1920 के दशक तक करीब 70 देशों को उपनिवेश बना लिया था। तो ब्रिटेन 70 देशों का शोषण करता रहता है, वहां से कच्चा माल ढो ढो के ले जाता है इत्यादि विभिन्न, जैसे की कहानी हम जानते ही हैं स्वतंत्रता संघर्ष की, स्वतंत्रता आंदोलन की। तो ये सारे संबंध बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पूंजीपति और श्रमिक जैसे थे, वैसे ही साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद के संबंध हो जाते हैं। जैसे पूंजीपति और श्रमिकों के संबंध होते हैं वैसे साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी देशों के संबंध हो जाते हैं। तो वह कहता है, लेनिन कहता है कि जो साम्राज्यवाद के अभाव में श्रमिक थे, यानी कि जो देश साम्राज्यवाद के अभाव में श्रमिक थे, साम्राज्यवाद का विस्तार होते ही वह श्रमिक जो होते हैं वह पूंजीपति बन जाते हैं, और जो वास्तविक श्रमिक होते हैं वह वास्तव में दुखों के शिकार बने रहते हैं, संकटों के शिकार बने रहते हैं। जैसे कि लेनिन ने कहा था कि जो ब्रिटेन है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने का एकमात्र कारण है। वह कारण क्या है? उपनिवेशवाद के द्वारा ही ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटेन ने विभिन्न देशों को अपने अधीन कर रखा था, विभिन्न देशों को अपने साम्राज्य के अधीन कर रखा था, और यह विभिन्न देशों से धन प्राप्त करता था। जैसे भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और कनाडा है इत्यादि विभिन्न जितने भी देश इसके अधीन थे सभी देशों का यह शोषण करता था, उनसे धन कमाता था। इसीलिए ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं हुई। तो इस तरह से जो ब्रिटेन है यह क्या है? यह पूंजीपति है, पूंजीपति देश है। और जो भारत है यह श्रमिक देश है। भारत क्या हो गया? यह श्रमिक देश हो गया। भारत ही नहीं बल्कि भारत जैसे अन्य देश हैं जो कि साम्राज्यवाद के शिकार थे, जो उपनिवेशवाद के शिकार थे, वह उन सारे देशों की स्थिति कैसी होगी? श्रमिकों जैसी हो गई। तो लेनिन पूंजीवाद से ऊपर जाकर विश्लेषण करता है और साम्राज्यवाद की बात करता है कि पूंजीवाद के द्वारा ही साम्राज्यवाद विकसित होता है, यानी कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का ही विकसित रूप है। लेनिन का कहना है कि मार्क्स के सिद्धांतों का साम्राज्यवाद से कोई विरोध नहीं है। मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत डेवलप किए हैं
उन सिद्धांतों का साम्राज्यवाद से कोई विरोध नहीं है, बल्कि मार्क्स के जो सिद्धांत हैं वह साम्राज्यवाद को पुष्ट करने वाले हैं। क्योंकि मार्क्स ने यदि पूंजीवाद का सिद्धांत नहीं दिया होता तो साम्राज्यवाद पुष्ट नहीं होता है। तो मार्क्स का सिद्धांत साम्राज्यवाद को पुष्ट करने वाला सिद्धांत है। और यद्यपि मार्क्स ने केवल पूंजीवाद की बात कही थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद की अवस्था में जाकर ही नष्ट हो जाएगा। मार्क्स ने यह कभी नहीं सोचा था कि पूंजीवाद कब नष्ट होगा, क्रांति के द्वारा नष्ट नहीं होगा, यह साम्राज्यवाद की अवस्था में जाकर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए लेनिन का कहना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है या सर्वोच्च अवस्था है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन का कहना है कि साम्राज्यवाद का जब अंत हो जाएगा तब साम्यवादी युग आ जाएगा। जैसा कि मार्क्स कहता है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होता है तो साम्यवादी युग आ जाता है, इसी तरह से मार्क्स का भी कहना है कि जब साम्राज्यवाद का अंत होगा तब साम्यवादी युग आ जाएगा। लेनिन का कहना है कि जब साम्राज्यवाद का अंत होगा तब साम्यवादी युग आ जाएगा और सभी लोग समानता पूर्वक रहेंगे, अमीर गरीब नहीं होंगे, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होगी और सभी लोग समानता पूर्वक आचरण करेंगे, सबको समान सुविधाएं दी जाएंगी। तो लेनिन ने साम्राज्यवाद के अंत के पश्चात ही साम्यवादी व्यवस्था को डेवलप किया है। लेनिन ने जो यह विचार दिया है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, इसको और आसान भाषा में हम समझ सकते हैं। आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि पूंजी डेवलप कैसे होती है, जब शुरुआती दौर में सभ्यता की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ किस पर आधारित होता है? कृषि पर आधारित होता है। सब कुछ कृषि व्यवस्था पर ही आधारित होता है। लेकिन धीरे धीरे विस्तार होता जाता है, धीरे धीरे विस्तार होता जाता है और कृषि करने के तौर तरीके, परंपराएं, विभिन्न संरचनाएं बदलने लगती हैं। फिर औद्योगिकरण होता है 18वीं शताब्दी में पहले इंग्लैंड का औद्योगिकरण होता है। इंग्लैंड के बाद अन्य देशों का औद्योगिकरण होता है। तो जब औद्योगिकरण होता है तो औद्योगिकरण से पूंजी में वृद्धि होती है, हमारी पूंजी बढ़ती है। जब उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं जगह जगह तो उससे पूंजी बढ़ती है और जब पूंजी में वृद्धि होती है तो पूंजीपति अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगाने लगते हैं, अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने लगते हैं। फिर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है कि सारे उत्पादन के साधनों पर, वितरण पर इन उद्योगपतियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी कि उद्योग धंधों पर या समस्त आर्थिक व्यवस्था पर केवल कुछ ही लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, कुछ ही लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और यही मुट्ठी भर लोग देश की आर्थिक व्यवस्था को संचालित करते हैं। विभिन्न बैंकों पर, ट्रस्टों पर, कारखानों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी कि ये जो पूंजीपति वर्ग होते हैं देश के विभिन्न संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं, वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं और पूंजीपति वर्ग ही श्रेष्ठ हो जाता है। और ये जो पूंजीपति होते हैं जब अपने देश में उद्योग धंधे डेवलप कर लेते हैं तो अपने देश में ये पर्याप्त मुनाफा कमाते हैं और जब पर्याप्त मुनाफा कमाते हैं तो इनके पूंजी में वृद्धि होने लगती है, इनके पैसे में वृद्धि होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब इन अपने देश में यह उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं तो जो माल होता है यह बहुत अधिक होने लगता है, इसकी खपत इनके देश में कम होने लगती है और उसके पश्चात यह दूसरे देश में जाते हैं और यह मंडी की तलाश करने लगते हैं, मंडी या बाजार की तलाश करने लगते हैं, दूसरे देशों में बाजार की तलाश करने लगते हैं और अपना माल यह दूसरे देशों में बेचते हैं, दूसरे देशों में अपना माल यह बेचते हैं और वहां बेचकर यह मुनाफा कमाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि यह इसी देश में उद्योग धंधे, इनकी पूंजी में वृद्धि होने लगती है तो इसी देश में यह दूसरे देश में उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं और अब दूसरे देशों में उद्योग धंधे स्थापित करके यहीं से कच्चा माल उठाते हैं, उनका उपभोग करते हैं और तैयार करके माल इसी देश के बाजारों में बेचते हैं, ऊंचे दर पे बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। आयात निर्यात का सिस्टम भी चलता रहता है। इस तरह से पूंजी में वृद्धि होती जाती है और फिर इस देश की सामाजिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर, राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर यह इस देश को कब्जा कर लेते हैं, जैसे कि भारत के साथ हुआ। इसको हम ब्रिटेन मान लेते हैं, इसको हम भारत मान लेते हैं।
तो ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत को अपने अधीन कर लिया, कब्जा कर लिया। राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर, सामाजिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर इसने भारत को अपने अधीन कर लिया। तो इस तरह से भारत उपनिवेश हो गया। केवल भारत ही नहीं, भारत जैसे विभिन्न देश ब्रिटेन के उपनिवेश हो जाते हैं। अब लेनिन यह कहता है कि केवल जो उद्योग धंधे होते हैं यह एक कंपनी के द्वारा नहीं लगाया जाता है या एक ही देश के द्वारा नहीं लगाया जाता है। विभिन्न देशों में, जैसे पूरे 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इंग्लैंड का औद्योगिकरण होता है, उसके पश्चात पूरे यूरोप का औद्योगिकरण होता है। तो औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और विभिन्न देश जो साम्राज्यवादी देश होते हैं, जो पूंजीपति देश होते हैं, यह दूसरे देशों की तलाश करने लगते हैं जहां पर यह अपने माल को खपा सकें, अपने प्रोडक्ट को खपा सकें और वहां के मंडी में अपने वस्तुओं और वहां के मंडियों में अपने वस्तुओं को ऊंचे दर पर बेच सकें और मुनाफा कमा सकें। जैसे हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देश जो साम्राज्यवादी देश थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, डेनमार्क था, स्पेन था, हॉलैंड था, इत्यादि विभिन्न देश होते हैं जो दूसरे देशों पर जाते हैं और वहां पर व्यापार करते हैं। जैसे हमारे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके पश्चात डच ईस्ट इंडिया हॉलैंड की कंपनी आती है, फिर ब्रिटेन की कंपनी आती है, स्पेन की कंपनी आती है, डेनमार्क की कंपनी आती है। इस तरह से विभिन्न कंपनियां आती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा होने लगती है। अब लेनिन यहां कहता है कि जो विभिन्न पूंजीपति होते हैं उन पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा होने लगती है, कंपटीशन होने लगता है। जैसे हमारे भारत में फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच विभिन्न लड़ाइयां लड़ी जाती है, अंततः समझौता हो जाता है और यह समझौता होता है कि फ्रांसीसी कंपनी को कुछ दक्षिण के कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर रख दिया जाता है या उनको दक्षिण के कुछ भाग दे दिए जाते हैं और शेष भाग पर वर्चस्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है। इसी तरह से पुर्तगालियों के साथ समझौता हो जाता है, पुर्तगालियों को भी कुछ भाग दे दिया जाता है, यानी कि सबको अब बंटवारा हो जाता है। अब भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर मार्केट का बंटवारा होता है। अब यहां पे लेनिन कहता है कि विभिन्न देश जब उपनिवेश बन जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका जो आज महाशक्ति है, अमेरिका भी उपनिवेश था, स्पेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, दक्षिण अफ्रीका उपनिवेश था, भारत उपनिवेश था और एशिया के विभिन्न देश उपनिवेश होते हैं। तो विभिन्न देश उपनिवेश बनते जाते हैं और यह पूंजीवादी व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं, यानी कि साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन हो जाते हैं। अब ये जो पूंजीपति देश होते हैं या जो साम्राज्यवादी देश होते हैं, यह उपनिवेशी जनता को भी, उपनिवेशी देश को भी युद्धों में झोंक देते हैं। जैसा कि लेनिन कहता है कि साम्राज्यवाद युद्धों को जन्म देता है, साम्राज्यवाद युद्धों को जन्म देता है। तो ये जो विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं, इन विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतों के बीच युद्ध होने लगता है और जब विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतों के मध्य युद्ध होने लगता है तो जो उपनिवेश होते हैं, उपनिवेशों को भी युद्ध में झोंक दिया जाता है। उनको राष्ट्र के नाम पर दूसरे देशों से लड़ाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को भी इस विश्व युद्ध में शामिल किया गया। जिस देश की जनता या जो देश खुद गुलाम है, वह कैसे दूसरों के लिए युद्ध लड़ सकता है। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस बात को लागू किया जा सकता है। जैसे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, तो जैसे महात्मा गांधी भारत में आते हैं, वह भी लोगों से अपील करते हैं कि सभी लोग अपने सपूतों को रण क्षेत्र में भेजें, जबकि भारत उसमें गुलाम था, भारत ब्रिटेन के अधीन था। तो भारत ने अफगानिस्तान में जाकर, विभिन्न देशों में जाकर ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़े। भारत अपने लिए युद्ध नहीं लड़ा, ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ा। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखा जाता है कि भारतीय सैनिक भी विदेशों में जाते हैं और लड़ाई करते हैं, ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई करते हैं, भारत अपने तरफ से लड़ाई नहीं करते हैं। तो लेनिन यहां कहता है कि जो साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं, विभिन्न देशों को गुलाम करके उन देशों के हितों को अपने हितों में, अपने स्वार्थों में उपयोग करने लगते हैं, उनके संसाधनों के, उनके मानव श्रम का अपने हित में उपभोग करने लगते हैं। लेकिन लेनिन कहता है कि लेकिन इसका अंत होता है जब उस राष्ट्र की जनता या उपनिवेश की जनता यह जान जाती है कि यह युद्ध हमारे लिए नहीं लड़ा जा रहा है और यह जो विदेशी ताकतें हैं, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, यह हमारे हित में शासन नहीं कर रही हैं, तो वह फिर उस साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। और फिर जब क्रांति कर देते हैं तो साम्राज्यवाद से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि भारत में
लगातार क्रांतियां होती रहती हैं, लगातार आंदोलन चलते रहते हैं। अंततः 1947 में भारत आजाद हो जाता है। इसी तरह से विभिन्न देशों में क्रांतियां होती हैं, विभिन्न देशों में स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं और विभिन्न देश ब्रिटेन के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। तो जब मुक्त हो जाते हैं तो लेनिन कहता है कि जब साम्राज्यवाद का अंत हो जाता है तभी साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना का मतलब क्या है कि सभी लोग समान हैं। तो भारत भी अब क्या हो जाता है 1947 के बाद, भारत भी संप्रभु राष्ट्र हो जाता है, वह भी अन्य देशों के समान हो जाता है। यहाँ साम्यवाद की स्थापना होती है। और लेनिन कहता है कि जो उपनिवेश की जनता होती है, यानी कि मजदूर वर्ग जो होता है, शीघ्र ही समझ जाता है कि उसका असली शत्रु कौन है, फिर संगठित हो जाता है और संगठित होकर पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। आम नागरिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं, श्रमिक वर्ग भी शामिल हो जाता है, निम्न वर्ग भी शामिल हो जाते हैं और सभी लोग संगठित होकर साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकते हैं और साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि लेनिन ये कहना चाहता है कि साम्राज्यवाद उन परिस्थितियों का जनक है जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के दुर्ग के ऊपर प्रहार करता है। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर कौन प्रहार करता है? पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर किसके द्वारा प्रहार किया जाता है? साम्राज्यवाद के द्वारा प्रहार किया जाता है। साम्राज्यवाद में खुद पूंजीवाद के विनाश के बीज विद्यमान होते हैं और वह कहता है कि साम्राज्यवाद युद्धों को जन्म देता है, वर्ग संघर्ष को जागृत करता है और वर्ग संघर्ष को जागृत करके श्रमिक वर्ग को संगठित करता है, प्रेरित करता है और क्रांति के द्वारा साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत कर देता है। और जब साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत हो जाता है तो यह साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंत के द्वारा ही अपना कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। जो श्रमिक वर्ग है यह पूंजीपति के अंत के द्वारा ही अपना कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं, अन्यथा इनका कल्याण नहीं होगा। जब तक पूंजीपति का अंत नहीं होगा तब तक श्रमिक वर्ग का कल्याण नहीं होगा, जब तक साम्राज्यवाद का अंत नहीं होगा तब तक विभिन्न उपनिवेशी जनता का या उपनिवेशी देशों का कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण किसके द्वारा होता है? विद्रोह के द्वारा होता है, क्रांति के द्वारा होता है। जैसा कि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है जो जारशाही निरंकुश सत्ता के विरुद्ध की जाती है और निरंकुश सत्ता का अंत करके फिर साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। तो साम्यवादी शासन की स्थापना क्रांति के द्वारा ही हो सकती है। इसको भी लेनिन कहता है और लेनिन यह मानता है। लेनिन ने जिस साम्राज्यवाद का विश्लेषण किया है वह मार्क्स के पूंजी संचयन के सिद्धांत पर ही आधारित है। पूंजी संचयन के सिद्धांत पर आधारित है। पूंजी संचयन का सिद्धांत क्या है कि पूंजी का संचय होता जाता है और अत्यधिक पूंजी इकट्ठी हो जाती है और जब अत्यधिक पूंजी एकत्रित हो जाती है तो उस पूंजी का उपयोग किसके लिए होता है? उपनिवेश के लिए होता है, साम्राज्यवाद के विस्तार करने के लिए होता है और गरीब देशों के शोषण करने के लिए होता है, पिछड़े देशों के शोषण करने के लिए होता है। तो लेनिन कहता है कि पूंजी संचयन के कारण ही कुछ परिस्थितियां पैदा होती हैं, जैसे कि एकाधिकारवाद पैदा होता है, यानी कि पूंजी के ऊपर कुछ ही वर्गों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, उद्योग धंधों के ऊपर कुछ वर्गों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। इसी तरह से उत्पादन के साधनों पर, नियम वितरण के साधनों पर कुछ वर्गों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। यानी कि बाजार व्यवस्था कैसे नियंत्रित होती है? पूंजीपतियों के द्वारा ही नियंत्रित होती है, आम नागरिकों के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। और इसके अलावा वित्त पूंजीवाद की व्यवस्था डेवलप होती है। वित्त पूंजीवाद की व्यवस्था डेवलप होती है कि ये जो पूंजीपति होते हैं यह अपनी पूंजी कहाँ रखते हैं? बैंकों में रखते हैं और बैंकों के द्वारा धन दिया जाता है और बैंक लोगों को इस शर्त पर धन देते हैं या इस शर्त पर ऋण देते हैं कि वह माल और मशीन सब कुछ हमसे ही खरीदेंगे। तो इस तरह से जो छोटे पूंजीपति होते हैं उनके धनों का दोहन होता रहता है। उनके धनों का दोहन कौन करता है? बैंक करते हैं और बड़े पूंजीपति करते हैं, उद्योगपति करते हैं। उद्योगपति और पूंजीपति और बैंकर मिलकर छोटे पूंजीपतियों का शोषण करने लगते हैं। और जो तीसरा रूप है वह है साम्राज्यवाद। इस पूंजी संचयन का जो अंतिम अवस्था है या अंतिम रूप है वो साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद, जैसा कि मार्क्स कहता है कि साम्राज्यवाद में ही पूंजीवाद के विनाश के बीज विद्यमान होते हैं और साम्राज्यवाद जब अपने चरम पर पहुंचता है तो साम्राज्यवाद को भी उपनिवेशी जनता के द्वारा उखाड़ फेंका जाता है और साम्राज्यवाद पूंजीवादी का अंत करके साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन 1920 तक लगभग पूरे विश्व के 25% हिस्सों पर शासन स्थापित कर लिया था। 25% हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था और
इसके साम्राज्यवाद में या उपनिवेश में कनाडा है और अमेरिका भी था, लेकिन अमेरिका बहुत जल्दी ही आजाद हो जाता है। और साउथ अफ्रीका होता है, भारत होता है, श्रीलंका होता है, म्यांमार होता है, अफगानिस्तान, विभिन्न देश होते हैं। लगभग इसके राष्ट्रमंडल में 56 देश शामिल होते हैं। हालांकि इसने करीब 70 देशों के ऊपर शासन स्थापित कर लिया था, साम्राज्य का विस्तार अपने कर लिया था। और आज भी 56 देश कॉमनवेल्थ में शामिल हैं। तो इस तरह से जब साम्राज्यवाद का विस्तार होता है तो धीरे धीरे साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष पैदा होता है और क्रांति होती है, फिर साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। लेनिन के साम्राज्यवादी विश्लेषण की विभिन्न विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। जैसे हम उन विभिन्न विशेषताओं को देख सकते हैं। पहली विशेषता है एकाधिकारवाद। जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह एकाधिकारवाद को जन्म देती है, यानी कि उत्पादन के साधनों पर और नियंत्रण साधनों पर और वितरण पर किसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है? केवल कुछ ही वर्गों का नियंत्रण स्थापित होता है, पूंजीपति वर्गों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इस तरह से एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसकी दूसरी विशेषता है लेनिन के साम्राज्यवाद पूंजीवाद की दूसरी विशेषता है बैंक पूंजी व उद्योग पूंजी का एकीकरण। बैंक पूंजी एवं औद्योगिक पूंजी का एकीकरण। बैंक पूंजी एवं औद्योगिक पूंजी का एकीकरण। लेनिन का कहना है कि औद्योगिक पूंजी और बैंक की पूंजी का मिश्रण होने से वित्त पूंजीवाद और पूंजीपतियों का विस्तार होता है। वित्त पूंजीवाद और पूंजीपतियों का विस्तार होता है। जैसे जो जितने भी उद्योगपति होते हैं वह सारा पैसा अपना कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। सारे उद्योगपति अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। और जो बैंकर होते हैं, बैंकरों के पास इन्हीं उद्योगपतियों का धन होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हीं बड़े बड़े बिजनेसमैन का धन बैंकों में रखा जाता है। और बैंकर जो होते हैं वह धन किसको देते हैं? उधार देते हैं, ऋण देते हैं, लोन देते हैं, स्थानीय पूंजीपतियों को देते हैं। और स्थानीय पूंजीपतियों को इस शर्त पर ऋण देते हैं, लोन देते हैं कि वह सारा माल उन्हीं से खरीदेंगे, मशीनें उन्हीं से खरीदेंगे। यानी कि मशीनें और माल किससे खरीदेंगे? वो बैंकों से ही खरीदेंगे। इस तरह से जो छोटे पूंजीपति होते हैं, छोटे पूंजीपतियों के धन बैंकरों के पास जाता है और बैंकर और उद्योगपति मिलकर यह सारा धन आपस में बांट लेते हैं। जैसे उद्योगपति होता है वह अपना धन कहाँ रखता है? बैंक में रखता है। और ये जो बैंक होता है यह दूसरे को ऋण देता है, ऋण या लोन दूसरे को देता है, दूसरे को ऋण देता है या छोटे पूंजीपतियों को ऋण देता है। जब यह बैंक दूसरे को ऋण देता है या धन देता है तो यह इस बात को ध्यान में रखता है और यह कंडीशन आरोपित कर देता है कि आप सारा माल यानी कि प्रोडक्ट और मशीन हम ही से खरीदेंगे, यानी कि बैंकों से खरीदेंगे। बैंकों से खरीदेंगे का मतलब यह है कि बैंक जिससे चाहेगा वहीं पे आप जाकर खरीदेंगे। और इन बैंकों का उद्योगपतियों से टाई अप होता है। यह इन छोटे पूंजीपतियों को इनके पास भेज देते हैं और यह उस अधिक से अधिक कमीशन लेते हैं, अधिक से अधिक मुनाफा लेते हैं और इनको माल बेचते हैं, मशीन बेचते हैं। और यह पैसा जो होता है वह बैंक और पूंजीपति मिलकर, बड़े उद्योगपति मिलकर आपस में बांट लेते हैं। इस तरह से औद्योगिक पूंजी और बैंक पूंजी का सम्मिश्रण हो जाता है और सम्मिश्रण होने से पूंजीवादी साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विकास चरम पर पहुंच जाता है। तीसरा है पूंजी निर्यात। लेनिन के साम्राज्यवाद पूंजीवाद की तीसरी विशेषता है पूंजी निर्यात। लेनिन कहता है कि जब पूंजी में वृद्धि होती है तो पूंजी का निर्यात होता है। पूंजी का निर्यात होता है, इसका तात्पर्य क्या है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जब उनके पास पूंजी एकत्रित होती जाती है तो अपनी पूंजी कहाँ निवेश कर देते हैं? दूसरे देशों में निवेश कर देते हैं। जैसे कि ब्रिटेन अपनी पूंजी कहाँ निवेश किया? भारत में निवेश किया, श्रीलंका में, वगैरह वगैरह विभिन्न देशों में निवेश किया। और जब यह दूसरे देशों में निवेश कर देते हैं और दूसरे देशों में पूंजी लगाते हैं और पूंजी लगाकर वहां पर उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं। और जब उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं तो वहीं पर कच्चा माल का उत्पादन भी करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने सबसे पहले भारत को कब्जा किया और फिर सारा माल वह भारत के बाजारों में बेचा करता था
और फिर भारत से कच्चा माल अपने देश ले जाता था, वहां से तैयार करके भारत लाता था और भारत के मार्केट में ऊंचे दामों पर वह बेचा करता था। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटेन के पास पूंजी हो जाती है तो वह भारत में ही उद्योग धंधे स्थापित कर लेता है, मिल फैक्ट्रियां कल कारखाने स्थापित कर लेता है और फिर कच्चे माल का उत्पादन भी यही करने लगता है। कच्चे माल का उत्पादन भी इसी भारत में करने लगता है और भारत में ही कच्चे माल का उत्पादन करके उसका उपभोग करता है और फिर वह ऊंचा मुनाफा कमाता है। जैसे कि ब्रिटेन ने भारत में कपास की खेती और नील की खेती करवाना शुरू किया लोगों से, किसानों से, यहाँ के किसानों से कपास की खेती करवाना शुरू किया, नील की खेती करवाना शुरू किया और औने पौने दामों पर इनसे खरीदा जाता था। नील की खेती कराई जाती थी और औने पौने दामों पर किसानों से नील को खरीदा जाता था, कपास को खरीदा जाता था, इत्यादि विभिन्न कच्चे माल होते थे, उस कच्चे माल को खरीदा जाता था। इस तरह से किसानों का शोषण होता था। तो यही लेनिन कहना चाहता है कि ये उद्योगपति जो होते हैं दूसरे देशों में जाकर मिल फैक्ट्रियां लगा लेते हैं और वहां पर कच्चे माल का उत्पादन करते हैं और फिर अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। विभिन्न देशों की पूंजी भारत में लगी हुई है, विभिन्न देशों की उद्योग धंधे भारत में लगे हुए हैं और वह भारत के मार्केट में ही बेचकर अपने प्रोडक्ट को अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। लेनिन के साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चौथी विशेषता है पूंजीपति गुट का निर्माण। पूंजीपति गुट का निर्माण। पूंजीपति गुट का निर्माण। लेनिन कहता है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हो जाते हैं वह आपस में मिल जाते हैं और प्रतिस्पर्धा में कमी कर देते हैं और सहमति से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करने लगते हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं यह आपस में संगठित हो जाते हैं और यह कंप्रोमाइज कर लेते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करने लगते हैं और किसी एक वस्तु पर यह एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और फिर मुनाफा कमाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न कंपनियां आती हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती हैं और यह तीनों कंपनियां जो थी, पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी, यह लंबे समय तक भारत पर शासन की। जैसे कि दक्षिण के कुछ राज्यों पर पुर्तगालियों का कब्जा था तथा दक्षिण के ही कुछ राज्यों पर फ्रांसीसी कंपनियों का कब्जा था। जैसे कि गोवा को फ्रांसीसियों की अधीनता से कब मुक्त किया गया? 1961 में मुक्त किया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न कंपनियां आपस में समझौता कर लेती हैं, अपने क्षेत्रों को बांट लेती हैं और सभी मिलजुल कर उस देश का शोषण करने लगती हैं, वहां की जनता का शोषण करने लगती हैं। इस तरह से पूंजीपति गुटों का निर्माण होता है। साम्राज्यवाद पूंजीवादी व्यवस्था से किसका निर्माण होता है? पूंजीवादी गुटों का निर्माण होता है। फिर लेनिन के साम्राज्यवाद पूंजीवाद का हम पांचवी विशेषता देख सकते हैं कि देश का भौगोलिक और आर्थिक आधार पर विभाजन हो जाता है। देश के भौगोलिक और आर्थिक आधार पर विभाजन हो जाता है। लेनिन का कहना है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए भौगोलिक आधार पर मंडियों को बांट लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में अमेरिका में स्पेन और ब्रिटेन का कब्जा था और इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को बांट लिया था। स्पेन अमेरिका के 13 प्रांतों पर कब्जा कर रखा था और बाकी प्रांतों पर ब्रिटेन कब्जा कर रखा था। इसी तरह से हम भारत को भी देख सकते हैं कि ब्रिटेन का भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर एकाधिकार था और वहीं कुछ क्षेत्रों पर फ्रांसीसी कंपनी और पुर्तगाली कंपनियों का शासन था। तो इस तरह से भौगोलिक आधार पर और आर्थिक आधार पर यह विभाजन कर लेते हैं। परंतु लेनिन का कहना है कि जो साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था है यह अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। साम्राज्यवाद के प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं वही परिस्थितियां साम्राज्यवाद का विनाश कर देती हैं और पूंजीपतियों की जो अस्थायी एकता होती है वह समाप्त हो जाती है और उसकी जगह पर सर्वहारा वर्ग एक होकर साम्राज्यवाद का उन्मूलन कर देता है और समाजवाद की स्थापना करता है, साम्यवाद की स्थापना करता है। तो इस तरह से साम्राज्यवाद का विनाश हो जाता है और साम्यवाद की स्थापना होती है। यद्यपि लेनिन ने मार्क्सवाद को अनेक आक्षेपों से, आलोचनाओं से बचाने का प्रयास किया, फिर भी लेनिन के इस साम्राज्यवादी पूंजीवादी विचार की आलोचना की जाती है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना
की जाती है, इसको विभिन्न आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा है। जैसे पहली आलोचना यह होती है कि लेनिन ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना करता है। लेनिन अपना विचार प्रस्तुत करता है, लेकिन केवल तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही वह अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, वह इतिहास को नहीं देखा है। जैसा कि लेनिन के अनुसार जब पूंजी पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है, विभिन्न पुलों, कार्टेल और विभिन्न ट्रस्टों का निर्माण हो जाता है, फिर साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। लेनिन का यह कथन ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है कि जब पूंजीवाद का विस्तार हो जाता है, पूंजी एकत्रित हो जाती है, तो पूंजी एकत्रित होने से पुल का निर्माण हो जाता है, कार्टेल का निर्माण हो जाता है और विभिन्न ट्रस्टों का निर्माण हो जाता है। और विभिन्न ट्रस्ट का जब निर्माण होता है तो इन्हीं ट्रस्टों के माध्यम से, इन्हीं कार्टेल और पुल के माध्यम से साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। तो लेनिन ने यह विचार 19वीं शताब्दी में दिए हैं। हालांकि साम्राज्यवाद का विस्तार 19वीं शताब्दी के पूर्व भी हो चुका था, 18वीं शताब्दी में ही हो चुका था। जैसा कि 17वीं शताब्दी में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विभिन्न क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर ली थी, लेकिन किसी प्रकार का पुल या कार्टेल या ट्रस्ट स्थापित नहीं हुआ था। और विभिन्न जो ट्रस्ट होते हैं, पुल होते हैं, कार्टेल होते हैं, औद्योगिक संगठन होते हैं, इनकी स्थापना 20वीं सदी में होती है, जबकि 19वीं सदी में ही साम्राज्यवाद का विस्तार हो गया था। दूसरी आलोचना यह की जाती है, जैसा कि लेनिन ने यह विचार दिया है कि पूंजी का निर्यात होता रहता है। जब पूंजी का निर्यात होता है तो जो आयातक देश होते हैं या उपनिवेश देश होते हैं वह गरीब बन जाते हैं और पूंजी निर्यातक देश अमीर बन जाते हैं। लेकिन लेनिन का यह कहना असत्य साबित हुआ है। विभिन्न देश जो हैं वह विभिन्न देशों में पूंजी का निर्यात किए हैं, लेकिन वह गरीब नहीं बने हैं और वह अमीर तो बने ही साथ जिन उपनिवेशों में, जिन देशों में पूंजी का निर्यात किया गया है, उन देशों के द्वारा पूंजी का फायदा उठाकर उन्होंने अपने देश को विकसित किया है, समृद्ध किया है, संपन्न किया है। वह देश कभी भी गरीब नहीं रहे हैं, कभी भी गरीब नहीं बने हैं। तो लेनिन की यह बात असत्य साबित होती है कि पूंजी निर्यातक देश अमीर हो जाते हैं और पूंजी आयातक देश गरीब हो जाते हैं। तीसरी आलोचना इसकी यह की जाती है कि लेनिन कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग होता है यह राजनीतिज्ञों को युद्धों के लिए उकसाते हैं, साम्राज्यवाद के लिए उकसाते हैं ताकि उनके माल की खपत बढ़ सके, परंतु यह कार्य पूंजीपतियों का नहीं है, यह तो राजनीतिज्ञों का कार्य है, यह राजनीतिज्ञों का कार्य है और किसी भी देश का राजनीतिज्ञ ही अपने देश की दशा और दिशा तय करता है। तो इस तरह से लेनिन का यह विचार विवादास्पद है, संदेहास्पद है कि पूंजीपतियों के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित होती है। यद्यपि कि कुछ सत्यता का अंश जरूर है, लेकिन राजनीतिज्ञों के द्वारा ही सारी नीतियां बनाई जाती हैं, उसमें पूंजीपतियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वहीं लेनिन का कहना है कि पूंजी के निर्यात से साम्राज्यवाद का विस्तार होता है, यानी कि जो देश विभिन्न देशों में पूंजी लगाते हैं तो इससे साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। लेकिन यह कथन लेनिन का सत्य साबित नहीं होता है। विभिन्न देश हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, यह दूसरे देशों में भी पूंजी लगाए हैं, तो इनकी पूंजी लगाने से वह देश उपनिवेश नहीं बने हैं, साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं हुआ है। तो यह बात भी पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती है। और लेनिन ने यह कहा था कि पूंजी के निर्यात से दासता पैदा होती है, निर्धनता पैदा होती है, परंतु विभिन्न देशों में हम देख सकते हैं कि विभिन्न देशों ने पूंजी का निर्यात किया है, लेकिन उनमें दासता और निर्धनता नहीं आई है। जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि, यह विभिन्न देश पूंजी निर्यात करने वाले रहे हैं, लेकिन वहां दासता और निर्धनता पैदा नहीं हुई है। तो इस तरह से लेनिन के विचारों की आलोचना भी की जाती है। लेनिन ने अपने विचारधारा का प्रतिपादन तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में किया है, तत्कालीन रूस के परिप्रेक्ष्य में किया है। यद्यपि रूस भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र था, लेकिन मार्क्स कहता है कि रूस क्रांति के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन सबसे पहले रूस में ही क्रांति होती है, 1917 में रूस में ही क्रांति होती है निरंकुश सत्ता के विरुद्ध, और इस क्रांति में श्रमिकों के साथ साथ निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग सभी लोग भाग लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेनिन ने जो विचार व्यक्त किए हैं वह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप सत्य हैं, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब लेनिन के अगले विचारों को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेनिन के क्रांति और दल संबंधी विचार को अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।